हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। मेरा तो ये मानना है कि आप सबको जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं, भगवान उनका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन करें और अच्छे से आप लोग भी अपना कर्तव्य को पूर्ण करते हुए एक पद को हासिल करें। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नों का सेशन शुरू होने वाला है। सब लोग तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है आपके एग्ज़ाम का, मात्र 3 महीने रहे हैं। इन 3 महीनों को अगर आप लोग दिन रात एक करके, अगर किसी की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं है ना, और वो इंसान भी अगर दिन रात एक कर देगा तब भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो दिन रात एक कर दीजिए अपना एक पद हासिल करने के लिए। आइए बिना समय गवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं है? ठीक है, प्रकृति से हमें सीधा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रकृति से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है जिससे किसी भी भोज्य पदार्थ को खाने की ज़रूरत नहीं होती? तो वो है आपका विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि धूप का विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी बोला जाता है, सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, आपके सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों पर, और जहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सूर्य नहीं निकलता है, बहुत कम सूर्य निकलता है, तो उन लोगों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सनशाइन विटामिन या प्रकृति से सीधे तौर पर जो प्राप्त होने वाला विटामिन है, विटामिन डी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी कितने प्रकार का है? तो विटामिन डी D1 होता है, D2 होता है और D3 होता है। ठीक है, और इसका जो परिवर्णी रूप होता है वो अलग अलग होता है। तो एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको विटामिन डी के जितने भी रूप हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी को का रासायनिक नाम क्या है, क्या बोला जाता है इसको? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसके जो D2 है, D1 है, D3 है, उसके भी अलग अलग परिवर्णी रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कोशिका झिल्ली का प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है? कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली का जो प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य होता है वो होता है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? आपकी नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे जाने की भी संभावना है और आपका जीआईसी वगैरह में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिलुरीवीन तथा बिलुरीबर्डिन उपस्थित होते हैं, तो ये जो बिलुरीवीन है ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? रक्त में, रेटिना में, यकृत में या पित्त में? तो ये जो आपका पित्तरस होता है ये बिलुरीवर्डिन तथा बिलुरीबिन इसमें उपस्थित होते हैं, पित्तरस में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पित्तरस है इसको कौन बनाता है, इसे बनाने का कार्य किसका होता है? तो पित्तरस बनाने का कार्य होता है यकृत का। और ये पर डे कितना पित्तरस बनाता है? तो ये 40 ओस पित्तरस बनाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीरोफथेलमिया किसकी कमी से होता है? तो जीरोफथेलमिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? जीरोफथेलमिया रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपके बहुत सारे रोग होते हैं। व्हाइट आउट स्पॉट होता है, अंधेरे में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अंधेरे में न दिखना, जीरोफथेलमिया होता है, और बहुत सारे रोग हैं आपके जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो आपको विटामिन ए का मतलब
जितने भी आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं सभी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम आपसे विटामिन ए से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ ले। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है और विटामिन ए की कमी से जो प्रमुख रोग मतलब वो प्रमुख रोग होता है वो रतौंधी होता है। ठीक है। और रतौंधी से अलग भी बहुत सारे रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। पसीने के साथ शरीर से ग्लूकोज का नुकसान होता है, नमक का नुकसान होता है, केवल पानी का नुकसान होता है, चर्बी निकल जाती है। तो पसीने के साथ शरीर से क्या निकल जाता है, आपका ग्लूकोज का नुकसान होता है, नमक, पसीने के साथ शरीर से नमक का नुकसान होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। शरीर में हार्मोन्स के स्रोत हैं, हड्डियाँ हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, अस्थि मज्जा हैं या फिर हृदय हैं। तो शरीर में हार्मोन्स के स्रोत जो होते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि नलिका युक्त ग्रंथियाँ किसके स्रोत होते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियों के क्या कौन से स्रोत होते हैं, तो नलिका युक्त ग्रंथियों के आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स किसके स्रोत होते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियों के। ठीक है। शरीर में हार्मोन्स किसके स्रोत होते हैं, नलिका विहीन। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जीवन के लिए कौन सी आवश्यक गैस है आपकी, ऑक्सीजन। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है, वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो 21% वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है आपका। नेक्स्ट आता है गर्भाधान की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, गर्भाशय में संपन्न होती है, डिमाशय में संपन्न होती है या फिर वेजाइनल कैनल में संपन्न होती है। तो गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, डिम्बानी नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 30%, 20%, 70% या 10%। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 70%। ठीक है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है या फिर बुखार आता है। घेंगा रोग में आपकी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और पहाड़ी इलाकों में ये रोग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं पल्मोनरी में या पल्मोकॉटेनियस में या गैस्ट्रिक एवं रीनल में या कोरोनरी में। तो महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं पल्मोनरी शिराओं में। ठीक है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें बाइक्सापिड वाल्व बीच में स्थित होते हैं, बाएं अलिंद एवं बाएं निलय में, दाएं अलिंद व बाएं निलय के, बाएं अलिंद एवं दाएं अलिंद के या फिर बाएं निलय और दाएं निलय के। ठीक है। तो ये जो आपके बाइक्सापिड वाल्व होते हैं ये किसके बीच में स्थित होते हैं, ये जो आपका बाइक्सापिड वाल्व बीच में स्थित होते हैं, ये बाइक्सापिड वाल्व जो होते हैं किस किस के बीच में स्थित होते हैं, तो ये बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के बीच में स्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह किसने कहा है, ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है आपकी। इसी में एक शब्द और जोड़ा गया है आपका, आध्यात्मिक। ठीक है। तो स्वास्थ्य केवल रोग तथा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह आपकी परिभाषा WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। और इसमें चौथा शब्द आपका कौन सा जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है आध्यात्मिक। आपसे पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा की जो ये परिभाषा है इसमें चौथा शब्द क्या जोड़ा गया है, आध्यात्मिक जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है, विटामिन A, B, C, D। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा युग्म सही है, HBIG एड्स, VCG क्षय रोग, पोलियो, पर्टूसिस या DPT अतिसार। तो यहाँ पर आपका सही
जो युग्म पूछा जा रहा है आपका, जो एड्स होता है, ये एड्स आपका एचबीआई विषाणु के द्वारा होता है, ना कि जी नहीं होता है लास्ट में, ठीक है। और बीसीजी का टीका आपका 6 रोग में लगाया जाता है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। और ये जो आपका पर्टुसिस है, ये काली खांसी में टीका लगाया जाता है, ना कि पोलियो में, ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। डीपीटी का टीका आपका टिटनिस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया में लगाया जाता है, न कि आपका अतिसार से कोई संबंधित नहीं होता है ये, ठीक है। तो आपका बी आंसर इस राइट हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, गुर्दे में, यकृत में, गुर्दे व अस्थि मज्जा दोनों में। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है आपका वोन्स मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। ए आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। और ये जो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, ये लिक्विड हैं या फिर आपका ठोस हैं, तो ये आपका ठोस माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले गृह विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ किया था? मद्रास विश्वविद्यालय, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, दिल्ली विश्वविद्यालय या पंजाब विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर स्नातक की अगर हम लोग बात करें, सर्वप्रथम जो आपका स्नातक कार्यक्रम गृह विज्ञान में शुरू किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था या दिल्ली विश्वविद्यालय? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक कार्यक्रम आपका गृह विज्ञान में शुरू किया गया था। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव में श्वसन दर होती है 5 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट या फिर आपका 16 प्रति मिनट? श्वसन दर की अगर हम लोग बात करें तो मानव में श्वसन दर 16 प्रति मिनट होती है। डी आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? अमाइलेज, लाइपेज, इंसुलिन या ट्रिप्सोनोजन? तो ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ये आपका सीधा रक्त में प्रवेश कर जाता है। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। अग्नाशय कितने हार्मोन्स स्रावित करती है? अग्नाशय 2 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन्स और आपका ग्लूकागोन हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन के कम स्राव से आपका डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और ये अग्नाशय की 2 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अल्फा कोशिकाओं से आपका ग्लूकागोन हार्मोन्स स्रावित होता है और बीटा कोशिकाओं से आपका इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। संवातन के लिए आवश्यक कमरों में खिड़कियों, दरवाजों व वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या या घर का बड़ा होना या आसपास पेड़ों का होना या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ही चीज़ होना बहुत आवश्यक होता है अच्छी वायु के लिए, अच्छी हवाओं के लिए। तो डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु का उत्पादन करता है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या योनि? अंडाणु का उत्पादन कौन सा अंग आपका करता है? अंडाणु का उत्पादन अंडाशय करता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग ही आपका एनीमिया की बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। बहुत तरीक़ों से आपको एनीमिया हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपका किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B6 की यानी कि पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन B9 जिसको आप फोलिक एसिड कहते हैं, फोलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार का आपका एनीमिया होता है, सबका आप लोगों को पता होना चाहिए। एनीमिया से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा। ये बात चाहे आप मेरे से लिख करके ले लो, मैम ने क्या बोला था, तो आपको एनीमिया से संबंधित सारे प्रश्न याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से रक्त में से लाल रंग अलग होता है, रक्त जमता है, रक्त में आवश्यक एंजाइम बनते हैं या
आवश्यक हार्मोन्स बनते हैं। तो ये जो आपका थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है, रक्त जमता है। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। थ्रोम्बिन क्या है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, ये आपकी रक्त जमाने के लिए सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं। शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, प्रजनन क्रिया का नियंत्रण करना, रक्त से यूरिया को अलग करना, उपयुक्त सभी। तो सभी कार्य गुर्दों से संबंधित होते हैं, क्योंकि रक्त से यूरिया को भी अलग करता है, प्रजनन क्रिया को भी कंट्रोल करता है और शर्करा की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें 25 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है 6 से 7 वर्ष, 19 से 20 वर्ष, 12 से 13 वर्ष या किसी भी समय हो सकती है। तो लड़कियों में किशोरावस्था की जो उम्र होती है 12 से 13 वर्ष, ही आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या विटामिन का। लाल ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपका, एक टाइलिन होता है और एक लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम के कारण ही आपकी आंसू आते हैं, बलगम आता है, इस तरीके का। ठीक है, तो 2 प्रकार के एंजाइम्स आपके पाए जाते हैं। तो टाइलिन जो होता है ये किसका पाचन करने में सहायक होता है, वसा का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं लार में, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, दोनों के दोनों आपको याद रखना है। ये जो आपका टाइलिन है, इसका दूसरा रूप क्या है, इसको क्या बोला जाता है, ये नियासिन का परिवर्तित रूप होता है टाइलिन। ठीक है, और दूसरा, लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सब में एक मैडिबुलर होता है, एक सब लिंगुअल होती है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक सब लिंगुअल ग्रंथि होती है जो जीभ के नीचे होती है, एक आपकी सब मैडिबुलर होती है जो जबड़े के नीचे होती है, और एक आपकी पैरोटिड ग्रंथि होती है जो कान के पास होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी पैरोटिड ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लार ग्रंथियों के कितने प्रकार के एंजाइम, 2 टाइप के, यानी कि दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से, और ये किसका पाचन करते हैं इसके एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, 80 बार, 84 बार या 70 बार। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। हाइपरटेंशन का कारण होता है निम्न, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च पल्स चाप या निम्न पल्स चाप। तो हाइपरटेंशन का जो कारण होता है उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप किस दिन मनाया जाता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जा सकता हो। उच्च मतलब ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, इसको किस के द्वारा मापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये जो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर है, इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर हेल्स ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर हेल्स ने की थी। इसी प्रकार से अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन को पूरी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ऐसी जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि ये जो आपका निम्न रक्तचाप है या उच्च रक्तचाप है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका लो बीपी क्या होता है, कितना होता है लो बीपी। तो यह होता है आपका, यानी कि इसमें डीएसपी और बीएसपी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मीडियम कितना होता है, हाई कितना होता है। ठीक है, जैसे कि मीडियम आपका 120/80 होता है मीडियम। ठीक है, और अगर हाई की हम लोग बात करें, हाई कितना होता है, तो हाई आपका 140/100 होता है हाई आपका बीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात कर रहा है वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है। संदर्भ वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का
उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वसा के इस्तेमाल के बारे में, ठीक है। तो वसा के इस्तेमाल की अगर हम लोग बात करें तो वसा का उपयोग हमें असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, यानी कि जो वनस्पति से प्राप्त वसा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। असंतृप्त वसा कौन सी होती है? असंतृप्त वसा जो हमें वनस्पति से असंतृप्त वसा कौन सी होती है? जो हमें वनस्पति से प्राप्त होती है। और संतृप्त वसा कौन सी होती है? जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमें वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि असंतृप्त वसा का अगर हम संतृप्त वसा में बदलना है तो इस प्रोसेसिंग या इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में अगर हम लोग बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम संतृप्त वसा को असंतृप्त में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को शीत सहनीकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? यानी कि घर बनवाने वाली संस्था जो है उसको क्या बोला जाता है? म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है, हुडको बोला जाता है, सिडको बोला जाता है या फिर PWD बोला जाता है। तो घर बनाने वाली जो संस्था है आपकी उसको हुडको बोला जाता है और इसकी हुडको की जो फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 1970 को की गई थी। और इसका हुडको का मुख्यालय कहाँ पर है? हुडको का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंकाल सिस्टम इनमें से किन खनिज लवणों से बना होता है? कैल्शियम से, कैल्शियम व फास्फोरस, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो कंकाल सिस्टम जो होता है आपका वो कैल्शियम व फास्फोरस से बना होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोटापा किसकी अधिकता से होता है? प्रोटीन की, कैलोरीज की, विटामिन की या फिर आपका वसा की। मोटापा आपका वसा की अधिकता से होता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरी मिलती है, ठीक है। विटामिन से हमें कोई कैलोरीज नहीं मिलता है, ठीक है। स्फैग्नोमैनोमीटर से माप करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्फैग्नोमैनोमीटर का मापन किसके लिए किया जाता है? किसका मापन किया जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से? तो रक्तचाप, यानी कि सी आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। और इसकी खोज डॉक्टर हेल्स ने की थी, ठीक है। हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है, प्रदूषित पानी से होती है, हड्डियों को कमजोर बनाती है, जोड़ों को प्रभावित करती है। हीमोफीलिया वो बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। यहाँ पर हमने अब नेक्स्ट है आपका मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? AB, ABO, ABCD या फिर तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं AB और O। जो आपका सर्वदाता कहा जाता है वो आपका O को कहा जाता है, यानी कि डोनर जो बोला जाता है। सर्वदाता आपका O को बोला जाता है और सर्वग्राही आपका AB को बोला जाता है, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता बोला जाता है? O को बोला जाता है। और सर्वग्राही किस रक्त समूह को बोला जाता है? तो AB को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उत्तक है? यकृत, आहार नली, रक्त या प्रक्रियास। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उत्तक के बारे में। इनमें से आपको उत्तक कौन सा नज़र आ रहा है? यकृत तो आपका अंग है। प्रक्रियाज क्या है? आपकी ग्रंथि है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है आपकी पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? तो ये आपकी इंटरनल यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि पैंक्रियाज को बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब आपका यकृत जो है ये क्या है? ये भी आपका ग्रंथि है। और ये रक्त जो है आपका
ये तक माना जाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।